Hi everyone, Navkiran this side. So today I have come with a very tasty topic. Yeah, it's nutrition. Okay. So नर्सेस को ना न्यूट्रिशन के बारे में बहुत बारी पढ़ना पड़ता है. द रीज़न इज़ कि हम ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं जिनको वेरियस डिसीज़ कंडीशंस होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं. नॉट एवरी पेशेंट कैन ईट same type of food. There are so much variability among the type of foods that could be taken in various disease conditions. And बहुत सारे एग्जाम्स हैं जैसे NCLEX है, रेक्सपीएन है, नॉरसेट है, BHA है, उसमें आपको न्यूट्रिशन के 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे. तो चलिए आज इस टॉपिक के बारे में जानते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जितना आज तक मैंने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है. इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहती हूँ जिसमें आपको न्यूट्रिशन की बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी. यू वोंट बिलीव, दैट इज के पार्क, ब्लू वाली के पार्क जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन. आई थिंक आपको वो बुक पढ़नी चाहिए अगर न्यूट्रिशन पे एक्चुअली बहुत अच्छे वाली इंफॉर्मेशन आपने लेनी है. लेकिन मैं भी ट्राई करूंगी कि उस बुक को रेफर करके या अपनी नॉलेज जितनी मुझे पता है उसके हिसाब से मैं आपको न्यूट्रिशन का एक फुल फ्लेजेड गाइड जो है वो आज यहाँ पे दे सकूँ. तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी को एक सही लेवल में चाहिए होती हैं. एक कोट हमेशा याद रखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. वो चाहे एक्सेस प्रोटीन हो, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस फैट हो, कोई भी चीज़ हमें एक्स्ट्रा नहीं लेनी है. तो इन चीज़ों का बैलेंस भी बना के रखना है और अपने पेशेंट को भी टीच करना है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सेज की होती है क्लिनिकल्स में. अब ये है कि न्यूट्रिशन के बारे में पता होने से पहले बॉडी मास इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. तो मेरी वीडियो सुनते सुनते आप थोड़ा सा बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला जो है वो इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए, या ये लिख दीजिए कि नॉर्मल BMI कितनी से लेके कितनी वैल्यू के बीच में फॉल करता है, सो दैट आप इस वीडियो के साथ एंगेज रहें. हम लोगों को कभी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए पेशेंट को असेस करना है तो हम पेशेंट का वज़न देखेंगे, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो निकालेंगे, या BMI बेसल मेटाबॉलिक जो इंडेक्स है वो निकालेंगे. इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस रिगार्डिंग एल्ब्यूमिन या प्रोटीन इनटेक क्या है. हम लोग ये देखेंगे कि फ्लूइड इनटेक पेशेंट जो है वो कैसा कर रहा है, उसको डिस्फेजिया या एनोरेक्सिया या नॉजिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट में करते हैं. न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी जो डैमेज हो रहे हैं आपकी बॉडी में उसको रिपेयर नहीं कर सकती और आपकी बॉडी जो है वो खुद ब खुद हील नहीं हो सकती. तो हमारे पास न्यूट्रिशन में 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं. एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 3 होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है. इनको हम लोग प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं इन तीनों को. अगर 1 ग्राम ऑफ फैट मेटाबोलाइज होता है तो 9 किलो कैलोरीज रिलीज करता है, तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिलीज करते हैं 4 किलो कैलोरीज. तो इसलिए इनको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी को मैक्सिमम एनर्जी मिलती है. मैक्सिमम हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, उससे कम प्रोटीन से और सबसे कम हम फैट से लेते हैं. अब दूसरे टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट. और माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारे पास आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स. अब विटामिन्स और मिनरल्स हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसीलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास विटामिन्स में विटामिन A, B, C, E, K और D चाहिए होते हैं. जबकि मिनरल्स में हमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन और भी बहुत कुछ, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सब हमें जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंडर हमें चाहिए होते हैं. माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन तब होता है जब हमारा कैलोरी इनटेक, हमारा प्रोटीन इनटेक जो है वो अच्छा नहीं है और हम जो है वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ नहीं जा पा रहे हैं, तो उसको माल न्यूट्रिशन जो है वो बोलते हैं. बहुत सारे क्रॉनिक इलनेस वाले क्लाइंट्स में आपको माल न्यूट्रिशन जो है वो देखने मिलेगी, जहाँ पे मसल वेस्टिंग होगी, फटीग होगा, पुअर वुंड हीलिंग होगा. तो कभी भी माल न्यूट्रिशन वाला क्लाइंट आपको मिलता है तो उसकी जो डाइट है वो उसके वॉट एवर उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट चल रहा है, BMI है, उसका वज़न है, उसके हिसाब से उसकी डाइट जो है वो प्लान होती है. अब हम क्लिनिकल्स में जब न्यूट्रिशनल थेरेपी करते हैं तो एक टाइप की न्यूट्रिशनल थेरेपी होती है एंटरल न्यूट्रिशन, एक होती है पेरेंटल न्यूट्रिशन.
अब जो एंट्रल न्यूट्रिशन है वो ओरली जब पेशेंट जो है वो फूड ले रहा है, बिलीव मी एंट्रल न्यूट्रिशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन दैट योर पेशेंट कैन टेक। इवन अगर आपका पेशेंट पेरेंटल न्यूट्रिशन पे होता है तो हमारा ये टारगेट होता है कि जल्दी से जल्दी हमारा पेशेंट एंट्रल न्यूट्रिशन पे आए, क्योंकि एंट्रल न्यूट्रिशन से जितनी एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट होता है वो पेरेंटल न्यूट्रिशन से नहीं होता है। तो बेसिकली एंट्रल न्यूट्रिशन जो है प्रेफर्ड है व्हेन गट इज़ फंक्शनल। तो कभी भी जिसका गट सही है पेशेंट का, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा है, तो उसको हम पेरेंटल न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, क्योंकि अगर उसका गट सही से काम कर रहा है तो फिर पेरेंटल न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस योर पेशेंट इज अंडरगोइंग सर्जरी और ऐसी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सबसे पहली चीज़ जो एंट्रल न्यूट्रिशन देते हैं, अगर पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स ठीक है, तो अगर उसके फेस पे कोई चोट नहीं है, ठीक है, तो आपका पेशेंट खुद च्यू कर सकता है तो वो लेगा सीधा ओरल न्यूट्रिशन। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिर हम आरटी डालेंगे, राइल्स ट्यूब डालते हैं और फीडिंग ट्यूब के थ्रू जो है वो हम लोग फीड देते हैं। अब जब फीडिंग ट्यूब के थ्रू देते हैं, आपको वो प्रिंसिपल पता है कि हमें ट्यूब प्लेसमेंट का ध्यान रखना है, फिर हमें पहले एस्पिरेट लेना होता है, अगर वो 100 से ज़्यादा होता है तो हमें 100 या 150 ml जो भी आपके फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली है, तो हम उसको विद होल्ड करते हैं, फीड को डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने देखनी होती है। लेकिन पेरेंटल न्यूट्रिशन कभी भी आप लोगों ने देनी है तो देखिए दो तरह की होती है, एक होती है पेरिफेरल रूट से, एक होती है सेंट्रल रूट से। जब आप पेरिफेरल रूट से दे रहे हैं तो आपको डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस देने होते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज 10% तक आप पेरिफेरल से दे सकते हो, या नॉर्मल सेलाइन आप पेरिफेरल से देते हो, आरएल देते हो, ये जितने भी तरह के क्रिस्टलॉइड काइंड ऑफ सॉल्यूशन होते हैं तो इनको आप देते हो इसके थ्रू, है ना। लेकिन अगर आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस देने हैं, जैसे कि आपने अमाइनो एसिड इन्फ्यूजन करना है या आपने फैट इमल्शंस देने हैं, तो वो आप दोगे सेंट्रल लाइन के थ्रू। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होती है ये उन लोगों को हम लोग देते हैं जो ओरली नहीं ले सकते, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं जैसे कि डेक्सट्रोज 50% है, तो उसको आप जो है वो सेंट्रल लाइन के थ्रू देते हैं। कभी भी पेरेंटल न्यूट्रिशन देनी है तो आप हमेशा पेशेंट को एग एलर्जीज के लिए देखें इफ़ यू आर गोइंग फॉर फैट इमल्शन, क्योंकि ज़्यादातर जो फैट इमल्शंस होती हैं वो एग यॉक से बनती है। इफ़ योर पेशेंट इज एलर्जिक टू एग, डू नॉट गिव इट, देन वी हैव ऑल्टरनेटिव, हमारे पास सोए इमल्शंस भी होती हैं। इसके साथ साथ पेरेंटल न्यूट्रिशन साइक्लिक भी हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है। कंटिन्यूस में लगातार पेशेंट को थोड़ा थोड़ा जो सॉल्यूशन है वो जाते रहता है, लेकिन साइक्लिक में बोलस जाते हैं, तो ये इसमें डिफरेंस होता है। कभी भी पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम लोगों ने बंद करना है तो एब्रप्टली स्टॉप नहीं करेंगे, अदरवाइज योर पेशेंट कैन गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया। तो उस केस में हमेशा जब भी इसको स्टॉप करना है तो 10% डेक्सट्रोज कुछ टाइम के लिए पेशेंट को लगा के हम धीरे धीरे इसको टेपर करते हैं। और हमने पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस और फ्लूइड इनटेक कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। अगर तुम्हारे पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम आ रहा है तो देखो कहीं फ्लूइड इनटेक तो कम नहीं है, डिहाइड्रेशन के साइंस तो नहीं दिख रहे, जैसे कि ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स तो नहीं हो रही, अब जैसे मैंने यूरिन आउटपुट तो बताया ही आपको, तो ये सारे साइन तो नहीं हो रहे, कहीं वेट रिडक्शन तो नहीं हो रहा, है ना। इनटेक आउटपुट जो है वो एक्यूरेटली हम लोग मॉनिटर भी करते हैं, और आइडियली इनटेक शुड बी इक्वल टू आउटपुट, मतलब इनटेक माइनस आउटपुट शुड बी इक्वल टू 0, ये आपको पता होना चाहिए। और थेरापेटिक डाइट्स जो हैं इनके बारे में अब बात करेंगे। थेरापेटिक डाइट्स जो हैं वो डिसीज़ के अकॉर्डिंगली जो डाइट्स प्लान होती हैं उनको हम लोग थेरापेटिक डाइट्स बोलते हैं। जैसे कि रीनल डिसीजेस, एक्यूट रीनल फेलियर वाले क्लाइंट हो गए, क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले क्लाइंट हो गए, हम सब लोगों को पता है कि उनकी डाइट सोडियम, पोटाशियम और फॉस्फोरस में लेस होती है, ठीक है। तो बेसिकली उनको प्रोटीन भी कम ही देने होते हैं, प्रोटीन हो गए, देन पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब लेस जाएगा उनकी डाइट में। कार्डियक डाइट में हम लोग फैट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फाइबर रिच डाइट देते हैं, फ्लूइड इनटेक भी लिमिटेड होता है, एंड इसके साथ साथ इनकी जो डाइट होती है दैट शुड बी रिच इन पोटाशियम बट लेस इन सोडियम। और डायबिटिक डाइट फॉर श्योर कार्बोहाइड्रेट, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका इनटेक हम लोगों ने डिक्रीज करना होता है, वेयर एज फ्लूइड इनटेक अच्छा रखना होता है। एंड सिमिलरली अगर सीओपीडी वाले पेशेंट का हम देखें, सीओपीडी वाले पेशेंट में हाई कैलोरी डाइट चाहिए, हाई इन प्रोटीन, हाई फ्लूइड इनटेक, विटामिन जो है वो हाई इस केस में चाहिए। बर्न पेशेंट की डाइट की बात करें तो बर्न पेशेंट की डाइट हर एक चीज़ में हाई होनी चाहिए, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन इनटेक, हाई हाई हाई, ओके। तो ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो एनक्लेक्स में आपको डाइट पे क्वेश्चन आएंगे या किसी भी टेस्ट में आएंगे वो जीआई सिस्टम की डिसीजेस के रिलेटेड आएंगे, ज़्यादातर देखना आप।
जैसे कि आपको डाल देंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट की डाइट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला जो पेशेंट होता है उसमें एक फेस तो चल रहा होता है नॉर्मल, एक फेस में डिसीज एग्जर्बेट हुई है, पूरे तांडव से है डिसीज, उस टाइम पे उसको अटैक आया हुआ है फुल। उस केस में आप कभी भी मिर्ची वाले खाने नहीं देते हो, पेपर नहीं होना चाहिए एडेड। इसके साथ साथ कॉफ़ी टी कोला ये सब नहीं लेना है एक्यूट फेस में। और हम लोग हाई फाइबर डाइट नहीं देते हैं वेन एवर देर इज़ एक्यूट फेस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अच्छा, देना क्या है? ऐसी डाइट जो आयरन और फॉलिक एसिड में रिच हो, प्रोटीन रिच डाइट हो, विटामिन इन्फ्यूज्ड हो, ठीक है, तो ऐसी ऐसी डाइट जो है वो दे सकते हैं। सिमिलरली डाइवर्टिकुलाइटिस या डाइवर्टिकुलोसिस की डाइट आ सकती है। अब उस केस में नट्स और सीड्स नहीं देने होते ताकि वो डाइवर्टिकुला में ना अटक जाएं, हमें इसमें हाई फाइबर डाइट देनी होती है ताकि जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से क्लीन रहे, ठीक है। तो देखा आपने, मतलब अलग अलग डिसीज कंडीशन, अभी इससे भी कहीं ज़्यादा एग्जाम्पल है, सिरोसिस ऑफ लिवर का एग्जाम्पल है, फिर हमारे पास थायराइड वाले पेशेंट की क्या डाइट होनी चाहिए, है ना, कुशिंग वाले की क्या डाइट, बहुत सारी चीज़ों में डाइट्स जो हैं वो आप देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और पेशेंट को एडुकेट भी करना है। क्योंकि जो डाइट है वो कल्चर के साथ, रिलीजन के साथ, किस रीजन किस कंट्री में आप रह रहे हो उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। और आपका पेशेंट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वीगन है, कैसा है ना, तो उस हिसाब से भी डाइट चेंज होती है। और डाइटरी जो चेंजेस होती है ना वो छोटी छोटी चेंजेस होनी चाहिए, एकदम से एब्रप्टली आप डाइट में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो पेशेंट जो है वो आपका एब्रप्टली अपना डाइट प्लान शिफ्ट नहीं कर पाएगा। एंड रीडिंग द फूड लेबल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अब वो कैसी डाइट लेंगे, उसमें मिल्क या मिल्क के कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। अब बहुत सारी ऐसे खाने वाली आइटम होती हैं जिसमें हिडन सोर्सेज होते हैं, लोगों को पीनट से एलर्जी है, बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसमें पीनट्स होते हैं, लोगों को वीट से एलर्जी है जैसे सीलियक डिसीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन आइसक्रीम उसमें भी वीट हो सकती है। तो रीडिंग द लेबल ये पेरेंट्स को एडुकेट करेंगे, अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, अगर एडल्ट है तो उनको एडुकेट करेंगे कि यू मस्ट रीड द लेबल बिफोर यू बाय एनीथिंग टू ईट, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ़ यू आर एलर्जिक टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इवन एनाफिलैक्सिस कैन अकर, है ना। तो ये चीज़ें पढ़ाना हमारी ड्यूटी है, राइट। और जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आप होल मिल्क कंज्यूम मत करो, but you can actually eat hard cheese if that is tolerable, and even some people can tolerate curd well, even if you are not able to tolerate any of these, क्योंकि इन डिसीजेस की भी डिग्री होती है, माइल्ड लेवल की एलर्जी है, मॉडरेट है कि सीवियर है। तो आप लोग सोया मिल्क ले लो अगर आप मिल्क को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते। विटामिन और कैल्शियम के सप्लीमेंट, विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, ये चीज़ भी तो हम ही बताएंगे ना। तो न्यूट्रिशन एक काफ़ी अच्छा कंपोनेंट है। एंड टू सम अप विद टुडेज लेक्चर मैं ये बताना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप एनक्लेक्स के लिए छोड़ के नहीं जा सकते। इसके अंदर भी सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हमने लैक्टोज इंटॉलरेंस और सीलियक डिसीज़ की बात करी, और इसके अंडर ये भी कंपोनेंट आता है कि हम पहले पेशेंट को असेस करें, उसके डिसीज़ के हिसाब से उसकी डाइट जो है वो प्लान होनी चाहिए। और जो माल न्यूट्रिशन वाले क्लाइंट हैं उनकी प्रायोरिटी जो है वो कैसे सेट होती है, या पेरेंटल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट की प्रायोरिटी कैसे सेट होती है, इन चीज़ों का ध्यान रख के हमें एनक्लेक्स में जाना चाहिए। अगर आपको एनक्लेक्स की बहुत बढ़िया वाली क्लासेस लेनी है ना, तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने सब इसमें डाल देना है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेक करिए। और कभी भी आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है, जस्ट कॉन्टैक्ट माई टीम, एक मैसेज करिए एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच नर्सेज, टेक केयर।